तो हेलो दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली। आज अपन प्रश्नावली 2 जिसका नाम है बहुपद, और बहुत ही बढ़िया प्रश्नावली है ये। ठीक है, तो इसमें हम बहुपद पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कक्षा 9th में बहुपद के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वहाँ पर डिग्री के बारे में, घातों के बारे में। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम यहाँ आज पढ़ेंगे वो है कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात। अब देखिए बहुपद की घात क्या होगी। मान लीजिए कि कोई हमारे पास बहुपद है। बहुपद को हम पी एक्स से दर्शाते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पी एक्स। मान लीजिए कि पी एक्स है, और ये हमने ऐसे लिख लिया कि 3x+4 है। यहाँ पर 3x प्लस कितना हो गया 4। देखिए यहाँ पर x के अंदर जो है हमारा बहुपद है पी एक्स। ठीक है, तो इसकी घात क्या होती है कि जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक लाइन से कि चर x के, ये जो चर है हमारे पास x, ठीक है, तो चर x के बहुपद। अब हमारे पास चर x है, उसका बहुपद है पी एक्स। तो पी एक्स में x की, यानी जो यहाँ पर x को कहीं पर भी आए, दो पद, दो में तीन है तो कितने पदों में आए, तो x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात, उच्चतम घात मतलब पावर, इसको पावर कहते हैं भाई। पावर बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, इसको पावर कहते हैं, बहुपद की घात कहेंगे इसे। ठीक है, जैसे हम एक दो उदाहरण लेते हैं। पहला हमने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए कि हमारे पास कोई बहुपद है पी एक्स। इसमें हमने लिखा 2x+4, 2x+4। तो यहाँ पर इसकी घात कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हो। यहाँ पर घात x की है, कुछ भी नहीं है, मतलब एक होती है। तो इसकी घात होगी हमारे पास कितनी, एक होगी। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर पी वाई। अब कोई सा चर हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी। तो पी वाई मैंने लिखा 2y² + 6y+3। आप देख सकते हो इस प्रकार से हमने लिखा। तो आप यहाँ पर देखोगे कि अधिकतम घात जो है यहाँ पर, सबसे अधिकतम यानी उच्चतम घात वो कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर इसकी घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर घात हो जाएगी इसकी 2। इस प्रकार से। ठीक है, एक और उदाहरण हम ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर पी एक्स बराबर 3x² + 4x प्लस 5x⁻³ + 8। ये हमारे पास कोई ऐसे क्या है, यहाँ पर बहुपद दे रखा है। ठीक है, तो इस बहुपद में आप देखोगे इसकी अधिकतम घात कितनी है एक्स की। आप देखोगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3। तो ये 3 घात इसकी उच्चतम घात हो गई। क्लियर है, तो ये तो हो गई घात, यहाँ तक की बात। अब हम पढ़ेंगे आगे कि इस बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे इसमें, जिसका नाम है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। अब रेखिक बहुपद क्या होता है, सुनिए कि यदि आपको घात 1 दी जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। तो एक घात वाले बहुपद को, एक घात वाले बहुपद को, एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद कहते हैं। कि एक घात है तो हम उसे क्या कहेंगे, हम रेखिक बहुपद कहेंगे। कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर पी एक्स बराबर 2x+5। तो हमारे पास यहाँ पर एक घात है, तो ये रेखिक बहुपद होगा। ठीक है, अब इस बहुपद में हम बोल सकते हैं कि घात कितनी होती है, एक होती है। अब यदि इसका व्यापक रूप आप देखें, व्यापक रूप क्या होगा इसका, व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप मान लीजिए हमारे पास कोई चर है x, उसमें हम बहुपद ले लिया हमने पी एक्स। तो इसका जो व्यापक रूप होगा वो क्या बोल सकते हो, पी एक्स बराबर होता है यहाँ पर ax+b। ax प्लस क्या होता है यहाँ पर b, जहाँ a व b, a व b वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्या है। साथ ही साथ तथा कभी भी जो है वो ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल 0। ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी बात है। क्योंकि यदि यहाँ पर ए 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, एक्स वाला पद टर्म यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर समझ में आए होगा, आई होप। ठीक है,
अब इसके जस्ट हम दूसरा पढ़ेंगे, ये इसका व्यापक रूप हो गया। यदि इसकी हल की बात करें यहाँ पर, यदि इसको हम हल करेंगे तो हमें हल पर हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पर शून्यंक मिलेंगे। इनका हल करते हैं तो शून्यंक प्राप्त होते हैं। और ये जो शून्यंक है, ये जो क्या है यहाँ पर शून्यंक, ये शून्यंक जो है इसकी संख्या होगी यहाँ पर एक। यदि घात एक है, यदि घात एक है तो शून्यंक भी आपको एक मिलेगा। यदि घात दो है तो शून्यंक दो मिलेंगे, घात तीन है तो शून्यंक तीन मिलेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। तो शून्यंक इसका हल जो है वो एक प्राप्त होता है, शून्यंक एक होगा इसका। अब कैसे प्राप्त होता है शून्यंक, उसको देख लीजिए एक बार। तो उसको कैसे करते हैं, हमारे पास पी एक्स दे रखा है, ठीक है, इसका व्यापक रूप दे रखा है ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से हम शून्यंक निकालना चाहते हैं। तो शून्यंक निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी चीज कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, इस प्रकार से आ गया, ठीक है। तो हम इसकी पी एक्स के बराबर जीरो कर सकते हैं, जीरो करेंगे तभी शून्यंक यहाँ से प्राप्त होगा हमें। तो रखने पर हमने इसके बराबर रखा, तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर बोल सकते हैं अपन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। प्लस का बी दे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि ए एक्स प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। एक्स का मान हमें प्राप्त करना ही है, ए यहाँ पर गुणा में है, कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो माइनस की बी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर ए। इस प्रकार से आया हमारे पास। अब हम इसको लिख क्या सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर एक्स का जो मान आया यानी शून्यंक है, वो उसको ऐसे निकाल सकते हैं। शून्यंक यहाँ पर होगा माइनस है तो माइनस लिख दिए। एक चीज बताइए, ये जो बी क्या है, बी यहाँ पर अचर पद है। यहाँ पर बी जो है वो क्या है, अचर पद। हम लिख सकते हैं माइनस, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे अचर पद। अचर पद हो गया, ठीक है, बटा ए क्या है यहाँ पर, ए है यहाँ पर एक्स का गुणांक। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स का गुणांक। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक आ गया, क्लियर है। तो ये सूत्र है, ये फॉर्मूला है किसका, रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करने का। और रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करने का सूत्र एक्स बराबर, यानी कि जो हमारे पास हमने अल्फा माना है, बीटा माना है, शून्यंकों को आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो ये कितना होगा, माइनस का अचर पद बटा क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आई होप। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा हम पढ़ेंगे, उसका नाम है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात जो बहुपद है उसमें घात, देखो नाम से ही पता चल रहा है, घात कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। द्विघात, घात दो होनी चाहिए। तो द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा क्या होगी, हम बोल सकते हैं दो घात वाले, दो घात वाले बहुपद को दो घात बहुपद, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। घात कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल पहला, जैसे मैंने लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। तो यहाँ देख सकते हो घात कितनी है, दो, तो ये द्विघात बहुपद है। अगला एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं हम थ्री एक्स की घात दो प्लस सेवन एक्स प्लस टेन, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया बताओ, ये भी द्विघात है बहुपद हो गया, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, दो है। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है, क्लियर। इसके आगे अगला क्वेश्चन, एक और उदाहरण ले सकते हैं हम। मैंने लिखा यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। ये भी हमारे पास क्या है, द्विघात बहुपद है। बीच वाला पद हो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घात हमें कितनी मिलनी चाहिए, दो मिलनी चाहिए। तो ये भी द्विघात बहुपद हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसका यदि हम व्यापक रूप देखें, तो इसका व्यापक रूप किस प्रकार का होगा, ये इंपॉर्टेंट है बस। व्यापक रूप, व्यापक रूप कुछ इस प्रकार से होता है इसका, कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई बहुपद है पी एक्स, एक्स चर में हमारे पास कोई बहुपद हो गया, पॉलिनोमियल हो गया पी एक्स, ठीक है। तो इसका व्यापक रूप हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि घात दो है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा इसका रूप होता है, ये इसका व्यापक रूप है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए कोमा बी, वह जो यहाँ पर सी है वो वास्तविक संख्याएं हैं, ये वास्तविक संख्या है यहाँ पर। जहां आपको एक चीज याद रखनी है, जहां कभी भी ए इज नॉट इक्वल जीरो, ए का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आई है यहाँ पर। अब यदि हम इसको सोल्व करें, अपन यहाँ से देखें एक बार, तो इसके यहाँ पर क्या है, घा जिसको बोलते हैं अपन शून्यंक या हल बोल सकते हैं। यहाँ पर जो हल प्राप्त होंगे, हल मतलब यहाँ पर होंगे शून्यंक। यहाँ पर शून्यंकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, शून्यंक यहाँ पर बनते हैं, जितनी घात है उतनी शून्यंक बनते हैं। घात यहाँ पर दो है तो शून्यंक भी कितने बनेंगे, दो यहाँ पर शून्यंक बनेंगे। क्लियर है, ये यहाँ तक आपको समझ में आएगा द्विघात। आगे पढ़ते हैं हम। तो बात करें त्रिघात बहुपद की,
तो हम यहाँ पर परिभाषा लिख सकते हैं, 3 घात वाले 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं। यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो इसमें पहला एग्जाम्पल, घात 3 होनी चाहिए, चाहे वो कोई सा भी बहुपद हो हमारे पास। तो जैसे मैंने एक बहुपद लिखा है यहाँ पर, 2x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास देखें तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3। तो ये हमारे पास एक बहुपद होगा, कौन सा, त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, 4x की पावर 4 की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 10x और प्लस यहाँ पर लिख दिया हमने 8। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर इसमें हमें 3 घात तो मिल रही, लेकिन अधिकतम घात हमें यहाँ पर 4 मिली। इसका मतलब ये हमारे पास त्रिघात बहुपद नहीं है, इसमें 4 घात आ रही है। ठीक है, तो ये त्रिघात बहुपद नहीं होगा। तो हमें सीधी सीधी बात है कि घात कितनी मिलनी चाहिए, 3 मिले तो हम उस बहुपद को कहेंगे त्रिघात बहुपद। अब यदि बात कर लें इसके व्यापक रूप की, तो व्यापक रूप कुछ इस प्रकार होता है। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई बहुपद है px, पोलिनोमियल, जो कि x में परिभाषित है। ठीक है, तो ये जो होगा यहाँ पर, इसको हम ऐसे लिखेंगे a x की पावर, ठीक है, x में लिया है, x की पावर घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो x की पावर 3 करेंगे प्लस, अब लिखेंगे हम a के आगे जैसे b लिख देंगे, फिर x आएगा, अब पावर कम करते जाएंगे, यहाँ से 2 आ जाएगा प्लस, फिर b के आगे c लिखेंगे, अब फिर x लिखेंगे, x में से एक पावर और कम कर देंगे, तो 2 थी, कितनी जाएगी, 1 हो जाएगी, प्लस आगे ए बी सी, सी के आगे आ जाएगा डी। तो इस प्रकार से ये रूप होता है इसका, जहां आपको एक चीज याद रखनी है, ए कोमा बी सी व डी वास्तविक संख्याएं हैं। ये सारी की सारी जो यहाँ पर आपको एबीसीडी दी है, वो वास्तविक संख्याएं यहाँ पर है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। साथ ही साथ में जहाँ एक चीज और है, ए का मान कभी भी यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। यदि ए का मान 0 हो गया तो ये यहाँ पर त्रिघात बहुपद नहीं बचेगा, फिर द्विघात बहुपद बचेगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से बात करें इनके हल की या शून्यंकों की, तो यहाँ पर शून्यंक प्राप्त होते हैं, जितनी घात उतने शून्यंक, 3 घात है तो यहाँ पर शून्यंक कितने बनेंगे, 3 शून्यंक यहाँ पर बनते हैं। ये एक नंबर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको साथ के साथ बता दिया। क्लियर है, इतना आपको समझ में आया होगा आई होप। अब हम जो है इसका जो है ग्राफीय रूप पढ़ते हैं इन सभी का। ठीक है, तो आप देख सकते हो, देखो, बहुपद के शून्यंकों का ज्यामितीय अर्थ। यदि हम रेखिक बहुपद लेंगे, तो अभी हमने पढ़ा एक्स प्लस बी, जहाँ एक का मान 0 नहीं होती, शिक्षा हमने पढ़ा है कक्षा 9 के अंदर। तो आप देख सकते हो, आप पी एक्स को वाई के बराबर लिख सकते हो, तो ये वाई एक्स हो गया यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे, ये वाई एक्स और ये हो गया हमारे पास एक्स एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान रख के एक्स का और वाई का मान निकाल लेंगे इस प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें बिंदु मिलेंगे, बिंदु को हम यहाँ पर ग्राफ के अंदर रखेंगे, तो आपको ग्राफ एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, रेखिक बहुपद। रेखिक मतलब इसका जो ग्राफ मिलता है आपको, वो एक सीधी रेखा में मिलता है, इसको रेखिक बहुपद कहते हैं। इसका आंसर जो है केवल एक आता है, जैसे, और वो कैसे निकालते हैं कि जो एक्स एक्स है, आपको यदि एक्स एक्स को ये रेखा काटे ही और वहीं पर इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर पेन रख रहा हूँ, ये जो बिंदु है वो कितना होगा, -3 यहाँ पर 2 दे रखा है, जो कि इसका क्या है, आंसर है। यही बिंदु है जो यहाँ पर आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का जो मान आया है वही क्या होता है, मूल, सॉरी, वही इसका शून्यंक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या मिलता है, आपको ग्राफ मिलता है। जबकि बात करें द्विघात की, द्विघात में हमें जो है एक पैराबोला मिलता है। पैराबोला, जैसे कि हमने एक द्विघात लिया, आप देख सकते हो कि द्विघात लिया, ये यहाँ पर ग्राफ बना रखा है, आप देख सकते हो इसको एक बार। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जहाँ ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, कि संगत समीकरण हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि y बराबर इसको रख सकते हैं, इसको ऐसे रखा और एक ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ आपको या तो इस प्रकार से बनेगा, या तो आप ऊपर ऊपर की ओर खुला रहेगा, या ये ऐसे नीचे की ओर हो सकता है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं, या तो खुला इसकी तरह या ऐसे खुला ऊपर की तरह हो सकता है। एक का मान निर्भर करता है वो एक के ऊपर, एक का मान 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। ये जो वक्र है इस प्रकार से, ठीक है, इसे बोलते हैं परवलय, परवलय कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, परवलय। यानी कि द्विघात बहुपद को हम क्या करते हैं, ग्राफ में जब निरूपण करते हैं तो वो एक वक्र के रूप में प्राप्त होता है, और इस वक्र को हम परवलय कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आप देख सकते हो कि ये जो एक्स एक्स है, दिख रहा होगा आपको एक्स एक्स, ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है इसे बोलते हैं वाई एक्स, और जो क्षैतिज लाइन है इस प्रकार से आडी लाइन, इसको कहते हैं एक्स अक्ष। तो ये जो परवलय है यानी वक्र है, जो इसको दो जगह काट रहा है, एक तो इस पॉइंट पे काट रहा है, आप देख सकते हो, और एक इस पॉइंट पे यहाँ पर काट रहा है। ठीक है,
तो जितने बिंदुओं पर ये काटे गए परवलय उतने ही इसके क्या होंगे, शून्यंक होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स अक्ष को ये 2 जगह काट रहा है, इसका मतलब हो गया यहाँ पर कि इसके 2 शून्यंक होंगे। कितने शून्यंक होंगे? 2 शून्यंक। क्लियर है? ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, आई होप। ठीक है, आगे देखिए। तो अब हम जो है उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण है अपनी किताब के अंदर, वो उदाहरण करते हैं। पहला उदाहरण है बहुत ही बढ़िया उदाहरण, देखिए। उदाहरण नंबर फर्स्ट क्या है कि नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। आकृति प्रत्येक आकृति y बराबर px है, यानी जो y बराबर क्या है, px है, यानी बहुपद को हमने y के बराबर लिखा है, जहां जहां px एक बहुपद है, ठीक है, का ग्राफ है। ग्राफों में प्रत्येक के लिए px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पता करना है कि कितने शून्यंक होंगे। और मैंने अभी अभी आपको, हमने जस्ट पहले पढ़ा कि x अक्ष को ये जो परवलय है, ये एक सीधी रेखा है या सरल रेखा है, यदि वो कितनी बार काट रही है x अक्ष को, उतने ही यहाँ पर क्या बनते हैं, शून्यंक बनते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहला जो ग्राफ है इसमें आप देख सकते हो ये खड़ी लाइन, ये हो गई ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष को ये जो इस प्रकार से परवलय बन रहा है, ये जो यहाँ पर वक्र बन रहा है, ये इसको केवल एक बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। तो यहाँ पर शून्यंक कितने होंगे, मैं संख्या लिखता हूँ यहाँ पर, एक शून्यंक यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अगला देखिए, आप देख सकते हो कि ये जो वक्र है यहाँ पर, ये एक्स अक्ष को दो जगह काट रहा है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसका मतलब कि इसके शून्यंक कितने मिलेंगे हमें, इसके शून्यंक मिलेंगे 2। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2 शून्यंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें देखें तो ये जो परवलय है या ये जो वक्र है, एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, 1 2 3, यानी 3 बार इसने प्रतिच्छेद किया एक्स अक्ष को। तो यहाँ पर शून्यंक कितने हो जाएंगे, 3, शून्यंक 3 प्राप्त होंगे। ठीक है, आगे देखें। अगला प्रश्न हमारे पास है कि ये आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल एक सीधी लाइन बन रही है यहाँ पर, जो कि एक सरल रेखीय है, और इसको रेखीय बहुपद के अकॉर्डिंग हम इसको लेंगे। यहाँ पर ये जो है केवल एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रही है, इसलिए इसका शून्यंक कितना होगा, केवल 1 होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला देख पा रहे हैं कि जो ये शून्यंक है, यहाँ पर जो एक्स अक्ष है, इसको ये जो वलय है वो केवल एक बिंदु पर यहाँ पर स्पर्श करेगी या छुएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी शून्यंक कितना होगा, 1 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारे पास वक्र है वो एक्स अक्ष को आप देखोगे ध्यान से, तो एक तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अगला यहाँ पर कर रहा है, फिर अगला यहाँ पर कर रहा है। यहाँ से गया काटा, फिर नीचे आया काटा, फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर काट दिया इसने, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर काट दिया। कितनी बार काटा इसने, 4 बार। तो इसके शून्यंक कितने होंगे, 4 शून्यंक आपको मिलेंगे, यानी एक्स की आपको 4 वैल्यू मिलेंगी। एक्स के कितने मान मिलेंगे यहाँ पर, 4 मिलेंगे। तो आप देख सकते हो इनके आंसर जो भी सारे के सारे। अब हम जो है प्रश्नावली 2.1 करेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्नावली, बेहतरीन प्रश्नावली, सेम जो हमने उदाहरण किया है उसी के अकॉर्डिंग की प्रश्नावली होगी। देखिए प्रश्नावली 1.2, किसी बहुपद px के लिए ये परिभाषित है कि y बराबर क्या है, px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। तो आप देख सकते हो 2.10 ये ग्राफ दे रखा है अपने पास आकृति। तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से देखिए। एक चीज बताइए, ये हो गया अपना x, ये y अक्ष हो गया, ये हो गया x अक्ष। तो मैंने क्या बताया आपको कि x अक्ष को काटना चाहिए, चाहे कोई लाइन हो चाहे कोई वलय हो। ठीक है, तो ये लाइन जो है वो x अक्ष को काट नहीं रहा है, तो इसके समांतर है। तो यहाँ पर शून्यंक कितने बनेंगे, 0 यहाँ पर शून्यंक बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 शून्यंक है। अगला प्रश्न अपने पास कि आप यहाँ पर देखिए कि जो ये वलय है वो x अक्ष को केवल एक बार यानी कि यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब इसका शून्यंक कितना है, केवल 1 होगा। इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, ये x अक्ष हो गया अपना। ठीक है, ये जो वलय है एक बार यहाँ काटता है, फिर ऊपर से नीचे आता है तो यहाँ काट दिया, फिर नीचे से फिर वापस ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ पर ऊपर जा रहा है। तो कितना हो जाएगा बताओ, 1 2 3, तो 3 बार काटा, यानी कि शून्यंक हो गया यहाँ पर 3 शून्यंक। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, ये हमारे पास क्या ग्राफ हो गया। इसमें देखें तो ये वलय बन रहा है यहाँ पर, जो कि एक्स अक्ष को 2 जगह काट रहा है। इसका मतलब 1 और 2, यानी कि यहाँ पर शून्यंक कितने होंगे, 2, यानी एक्स के कितने मान आएंगे, 2, एक्स या वाई जो भी आता है आपके पास। इसी प्रकार अगले में देखिए क्वेश्चन में, तो ये जो वलय है इस प्रकार से है। ये वलय इस एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है वो गणना अपने को। एक तो यहाँ पर काट रहा है, अगला देखिए ध्यान से, एक यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ पर। क्या और भी है, बिल्कुल है, आगे भी यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसके शून्यकों की संख्या जो है वो कितने होंगे, यहाँ पर 4 यहाँ पर शून्यक होंगे। क्लियर है, यह प्रश्न बन गया अपना। आगे देखो, इसमें आगे बात करें अगले में, तो आप ध्यान से देखना इसको। ये जो वलय है नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एक्स उसको यहाँ पर काटा, इसके बाद में यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, इसके ऊपर गया, इसके बाद में यहाँ से ऊपर जाके फिर नीचे आया, तो फिर एक्स अक्ष को यहाँ इधर यहाँ पर स्पर्श करता है। तो आप देखो कितनी बार यहाँ पर हुआ, एक्स अक्ष कितनी बार, 1 2 3, 3 बार यहाँ पर क्या होता है, स्पर्श होता है या प्रतिच्छेद होता है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर कितने शून्यंक बनेंगे, 3 शून्यंक यहाँ पर बनेंगे। तो आई होप प्रश्नावली आपको 2.1 अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अब हम जो है आगे पढ़ेंगे। देखो इसमें किसी बहुपद के शून्यंकों एवं गुणांकों
के बीच में हम संबंध पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया है ये, और यही अगली प्रश्नावली का आधार है। ठीक है, तो उसको देखते हैं भाई। सबसे अब यहाँ देखें अपन, तो अब हम जो है किसी बहुपद के शून्यंकों या गुणांकों के बीच में क्या करते हैं, यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, संबंध खोजते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जो है वो रेखिक के लिए काम में लेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रेखिक समीकरण, सॉरी रेखिक बहुपद हम यहाँ पर देखेंगे एक बार। अब रेखिक बहुपद में बात करें तो उसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होगा, वो होगा ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये इसका व्यापक रूप होता है। और ये क्या होगा, यहाँ पर बहुपद होगा। तो हम किस में है, ये एक्स चर में है, तो यहाँ पर पी एक्स बराबर क्या लिख सकता हूँ, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी होगा। अब यदि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, शून्यंक के बीच में संबंध ज्ञात करना है, गुणांक और इनके बीच में। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझ लेना है कि जो x का यहाँ पर गुणांक है वो a है। x का गुणांक क्या है, यहाँ पर a है। और जबकि जो b है यहाँ पर क्या होगा, ये अचर पद होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ, यहाँ a जो है वो x का गुणांक है। यहाँ a x का गुणांक व c अचर पद है। c यहाँ पर क्या है, अचर पद है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इस px को हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, px को हम क्या मान लेंगे, इसको हम 0 के बराबर मान लेंगे। तो हम मान लिया कि px बराबर 0 रखने पर, क्योंकि हम शून्यंक ज्ञात कर रहे हैं, तो शून्यंक ज्ञात करते हैं तो शून्यंक ऐसा मान होता है जो कि इसमें रखते ही हमें जो मान मिलेगा शून्यंक का, इस बहुपद का, वो शून्य हो जाता है। तो इसलिए हम शून्य के बराबर इसको रख रहे हैं। तो शून्य के बराबर इसको रखने पर आप रखोगे यहाँ पर, तो पी एक्स के बराबर इसका शून्य का मान रखेंगे। तो सॉरी, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, हम लिख सकते हैं यहाँ से ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, शून्य। एक चीज बताइए आप, ये एक्स को हम यहाँ रखेंगे, प्लस का भी हो जाता है, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आप बोलोगे ए एक्स बराबर ये माइनस का बी हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, ये ए हमें चाहिए अकेला, ठीक है, सॉरी एक्स हमें अकेला चाहिए। तो अभी ए गुणा में है, कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो बराबर माइनस के बी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर, x क्या है हमारा यहाँ पर, शून्यंक है। x का जो मान होगा वो क्या होगा, शून्यंक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर क्या होगा यहाँ पर, ये b है, ये माइनस है, और b क्या है यहाँ पर, b है यहाँ पर, सॉरी c क्या लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया क्या, हमारे पास b, ये b है, सॉरी सर। ठीक है, तो यहाँ ये b है, अचर पद हमारे पास। तो ये जो b हमने लिखा है उसकी जगह लिख देंगे अचर पद। ये अचर पद आ गया अपने पास, बटा ए क्या है यहाँ पर, एक्स का गुणांक। तो इस प्रकार से यहाँ पर संबंध बन गया। क्या बन गया कि जो एक्स का यहाँ पर मान आएगा वो, उसको हम ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे कि माइनस का अचर पद बटा क्या जाएगा, एक्स का गुणांक। एक्स का यहाँ पे क्या जाएगा, गुणांक आ गया। तो इस प्रकार से संबंध होता है रैखिक बहुपद के अंदर। ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। अगला प्रश्न जो है, सॉरी, अब अगला जो क्या बोलते हैं, अगला रेख पढ़ते हैं। अगला बहुपद पढ़ेंगे जिसका नाम है द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद में क्या है, यहाँ पर घात 2 होगी। बहुपद की घात कितनी होगी, 2। तो सबसे पहले तो इसका व्यापक रूप हम लिखेंगे। इसका जो व्यापक रूप है क्या होता है, पी एक्स बराबर, मान लीजिए कि हमने एक्स में कोई बहुपद लिया है, तो ये एक्स है यहाँ पर। तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा अभी। जहां ए कोमा बी व सी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं है, और ए का मान कभी भी क्या नहीं होगा, 0। ये हमने सारी चीजें लिख ली है। वह ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है,
तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको जो शून्यंक मिलेंगे उसके बीच में हमें संबंध ज्ञात करना है, संबंध खोजना है। तो बहुत ही बढ़िया है ये चीज, ठीक है। यदि हमारे पास घात 2 है तो यहाँ पर शून्यंक जो बनेंगे वो 2 मिलेंगे हमें। तो इसको हम जो है वो रैखिक की अकॉर्डिंग नहीं कर सकते इसको अपन, ठीक है। इसको रैखिक के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हम, तो हमें थोड़ा सा इसमें मानना पड़ेगा, मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो शून्यंकों की संख्या होगी वो 2 होगी। अब 2 कैसे प्राप्त करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, और इनके बीच में संबंध कैसे लाते हैं वो इसको समझिए आप। तो अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमें शून्यंक 2 निकालने हैं। तो अब देखो यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं इसको, माना कि एक तो हमारे पास है अल्फा, माना कि अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा, देखो ये जो है वो अलग सिंबल है, ठीक है। तो इसको हम ले रहे हैं यहाँ पर, माना कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद जो हम यहाँ पर ले रहे हैं पी एक्स, ठीक है। तो ये एक्स में लेंगे हम, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जहाँ ए का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है, नहीं है, के शून्यंक है, के क्या है यहाँ पर शून्यंक। अपने इसको मान लिया, निकाला नहीं हमने, इसको माना है भाई, माना है कि अल्फा और बीटा क्या है, इस द्विघात बहुपद के शून्यंक है। अब यदि शून्यंक है तो हम ऐसा भी जानते हैं कि द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद के हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो हम तथा यहाँ पर बोल सकते हैं तथा द्विघात बहुपद के, तथा द्विघात बहुपद के बहुपद के गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है। अब गुणनखंड क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, द्विघात बहुपद के गुणनखंड, यानी बहुपद जो हमारा वो क्या है, पी एक्स है। ये पी एक्स हम यहाँ पर लिख दिए। जो पी एक्स होगा इसके गुणनखंड होंगे, एक बार हम एक्स लिखेंगे, एक्स क्योंकि एक्स में है, एक्स इसमें से माइनस करेंगे अल्फा को, यानी पहले किसको, शून्यंक को। तो एक तो यह है, दूसरा होगा, फिर वापस एक्स लिखेंगे, माइनस लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे बीटा, होते हैं, ठीक है। तो दो यहाँ पर इसके गुणनखंड होते हैं इस प्रकार से। तो आपने ये चीज लिख ली है भाई। पहली बात तो दो हमने शून्यंक शून्यंक माने हैं, पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा। हमारे पास पी एक्स यहाँ पर बहुपद हो गया, जिसका व्यापक रूप कुछ इस प्रकार से है, इसके शून्यंक है। द्विघात बहुपद जो पी एक्स है उसके गुणनखंड दो होते हैं, एक तो हो गया एक्स माइनस अल्फा, दूसरा हो गया एक्स माइनस बीटा। इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। अब देखिए आगे, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भी पी एक्स है, पी एक्स को हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो एरो का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे पी एक्स बराबर, यानी पी एक्स जो होगा उसको लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो एक चीज बताइए, हमने पी एक्स लिख लिया, इसको बराबर ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं अपन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसका गुणनखंड और ये गुणनखंड, इन दोनों गुणनखंडों को गुणा कर दें। तो हम लिखूंगा एक्स माइनस एल्फा गुणा एक्स माइनस बीटा, ठीक है। इन दोनों को हमने गुणा कर दिया और यहाँ एक अचर पद से हमने गुणा कर दिया, तो हम लिख सकते हैं जहां ये जो हमने के लिया है वो अचर पद है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर अचर पद है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये भी पी एक्स ही है और ये भी पी एक्स ही है, तो इसको हम थोड़ा सा गुणा करते हैं अंदर। तो के को हम बाहर रखेंगे और उसको गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, ये द्विपद है, ये भी द्विपद है, तो द्विपद को द्विपद से गुणा करेंगे तो यहाँ पर त्रिपद बनेगा, ठीक है। और वो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स को हम एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस के बीटा के साथ करेंगे तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स बीटा। क्लियर। माइनस के अल्फा को हम प्लस के एक्स के साथ करेंगे तो माइनस का एक्स अल्फा, ठीक है। माइनस गुणा माइनस प्लस का हो जाता है, तो प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा और बीटा, हमने ऐसा लिख लिया। इसको थोड़ा और सही लिखेंगे यहाँ पर, तो इसको ऐसा कर सकते हैं के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। एक चीज बताइए यहाँ से आप, देखो यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ माइनस माइनस, तो हम यहाँ माइनस से एक्स कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा, ए बी प्लस का, ए बी प्लस का। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, मैंने अल्फा को पहले लिख दिया, बीटा को बाद में, प्लस में आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इतना क्लियर। प्लस साथ ही साथ में अल्फा बीटा यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर।
अब हम इसको क्या करेंगे, के से गुणा और कर देंगे, तो के से अंदर गुणा किया अपन ने, तो के इसके साथ करो तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा हमने इसको गुणा कर लिया। इधर वाला जो है उसको हम लिखेंगे ऐसा कैसा, क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर इतना। अब आप क्या करोगे, दाएं और बाएं तुलना करोगे, तुलना करेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, तो अब हम इसको आगे ऐसा लिखेंगे जैसे कि हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कि एक्स, तो यहाँ पर तुलना कर लेंगे यहाँ से, तो दोनों और, या हम लिख सकते हैं इसको दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर कोमा एक्स के गुणांक व अचर पद या अचर पदों की या की तुलना करने पर, की तुलना करने पर, तो हमने यहाँ पर तुलना की, तुलना करेंगे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ पर कि ये जो पक्ष है ये इसके बराबर होगा, ये जो है दूसरा वाला टर्म इस दूसरे वाले टर्म के बराबर होगा, तीसरा वाला टर्म तीसरे वाले टर्म के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है इतना। तो हम इसको लिखते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा किसके, के एक्स स्क्वायर के। क्लियर है। इसके बाद में अगला हम यहाँ पर लिख रहे हैं, दूसरा जो टर्म है वो दूसरे टर्म के बराबर, यानी कि बी एक्स जो है वो बराबर होगा, सॉरी बी एक्स है वो बराबर होगा, यहाँ बराबर है माइनस का, देखो चिन्ह सही था मिल लेना यहाँ पर, तो माइनस के एक्स और ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर अपने लिख लिया। इसके बाद में तीसरा पद तीसरे पद के बराबर, अचर पद यानी कि सी इक्वल टू के अल्फा बीटा, अल्फा बीटा हमने इसको ऐसे लिख लिया है। इनको अलग अलग सोल्व करते हैं, एक बार आगे देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये और ये एक्स स्क्वायर कट गया, तो आप बोल सकते हो कि ए किसके बराबर है, के बराबर है। इसको आप बॉक्स में बना लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो इधर भी एक्स ये भी गुणा में है, ये भी गुणा में है, ये ब्रैकेट में है, ये बाहर गुणा में, तो एक्स से यहाँ पर एक्स कैंसिल हो जाएगा, भाग चला जाएगा यहाँ से, तो आपके पास बचेगा क्या है यहाँ पर, इधर तो बी बच गया, इधर माइनस का के बच गया। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो यहाँ से कह सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा है, ये बी है, तो हमने बी को ऐसा कैसे लिख दिया। अब ये माइनस का जो के है इसको मैं उठा के, ये गुणा में है कहाँ जाएगा, भाग में, तो माइनस का के लिखेंगे यहाँ पर बराबर अल्फा, इधर क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास केवल अल्फा प्लस बीटा इधर बचा है। ठीक है, आगे देखिए। अब हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं, वो ये है कि एक चीज बताइए आप, जैसे ये प्लस का ये माइनस की संख्या हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं और ऊपर भी रख सकते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा और सही लिखते हैं। माइनस को हम बी के पास लिख रहे हैं, तो माइनस के बी अपॉन क्या जाएगा नीचे के बराबर क्या जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अभी जो के है वो किसके बराबर है, के है ए के बराबर, तो हम यहाँ पर ए लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा को इधर ले आते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी हम दोनों ही पक्षों को चेंज करते हैं, राइट को लेफ्ट में लेफ्ट को राइट में। ठीक है, इस प्रकार से, तो यहाँ जाएगा माइनस का बी अपॉन ए की जगह क्या, के की जगह क्या लिखेंगे ए, और इस प्रकार हम यहाँ से बॉक्स शेल बना देंगे इसके चारों ओर। क्लियर है इतना, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप। एक चीज बताइए, अब ये हमारे पास बन गया इस प्रकार से, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सी है, यहाँ पर के है, यहाँ पर सी और यहाँ पर के, और ये इनका गुणनफल हो गया, तो ये के यहाँ पर गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में, तो हम लिख सकते हैं सी अपॉन के बराबर अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा यानी शून्य अंकों का गुणनफल बोलते हैं इसको। यदि हम गुणनफल निकालना चाहिए तो क्या बोलेंगे, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन क्या जाएगा के, और के का मान आप यहाँ से ए रख सकते हो, के किसके बराबर है ए की, तो यहाँ से आपके पास सूत्र बन चुका है अल्फा गुणा बीटा सी अपॉन क्या जाएगा ए। तो अब हमारे पास जो संबंध है वो आ चुका है, संबंध दोनों आ चुके हैं, कौन कौन संबंध आए हैं उनको आप देख लीजिए एक बार। एक चीज बताइए आप यहाँ पर, यहाँ हम ध्यान से देखें एक बार इसको। ठीक है, तो अब हम यहाँ से लिखेंगे पहला पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है ये क्या है, यहाँ पर ये अल्फा ये बीटा ये दोनों शून्य अंक आ गए हमारे पास, तो इसे हमें बोल सकते हैं यहाँ पर शून्य अंकों का योगफल, शून्य अंकों का योगफल या योग बोल सकते हो, अल्फा प्लस बीटा बोलेंगे इसे, और ये हमारे पास क्या रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस का बी अपॉन ए, क्या गया बी अपॉन ए आ गया अपने पास। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस बी अपॉन ए को, यानी कि अल्फा प्लस बीटा को हम ऐसा लिखेंगे, ये माइनस है माइनस लिखे, अब बी क्या है आप देखोगे इसको ध्यान से, तो बी जो हमारे पास है वो क्या है, बी हमने लिया एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक ये बी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में
x का गुणांक ये b है, बटा a क्या हमारे पास, a होगा x का गुणांक, a जो है वो क्या है, x का गुणांक है, a x स्क्वायर, सॉरी a जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का यहाँ पर गुणांक होगा, और ये हमारे पास संबंध हो चुका है, संबंध हमारे पास बन चुका है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर होगा, ये गुणांकों और यहाँ पर शून्यंकों के बीच में संबंध आ गया पहला, ये पहला आप इसको मान सकते हो। दूसरा जो हमारे पास आएगा उसे कहेंगे हम गुणनफल, जो कि हम ये अगला सूत्र यहाँ पर हमने निकाला है, उसको कहेंगे हम शून्यंकों का गुणनफल। और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा और बीटा हमने निकाला है, और इसका सूत्र क्या है, सी अपॉन ए। और एक चीज बता दें आपको, जो सी होता है वो अचर पद होता है, यहाँ पर सी क्या होता है, यहाँ पर अचर पद। तो ये सी पीछे पीछे वाला जो इसको अचर पद कहते हैं अपन, तो यहाँ लिखेंगे, आप लिख सकते हो यहाँ पर अचर पद बटा ए, क्या यहाँ पर अचर पद बटा ए है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आ गया हमारे पास अल्फा बीटा, अल्फा गुणा बीटा का यहाँ पर आपके पास मान आ चुका है। क्लियर है, समझ में आया आपको? मेरे हिसाब से ये दोनों संबंध आपको क्लियर समझ में आए होंगे, आई होप। आप इसको वीडियो को पॉज करके या दोबारा इसको रिप्ले करके इसको देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने इसको समझाया है। आई होप ये प्रश्न या ये आपको जो संबंध है वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक ही बढ़ेंगे, और अगली क्लास के अंदर जो हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 और 5 वो करेंगे, और प्रश्नावली 2.2 करेंगे। यदि आपको थोड़ा सा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, और साथ ही साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।